ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रोग्राम। क्रिएट मार्कशीट इन जावा। ठीक है, जो प्रोग्राम्स मैंने आपको दिया था असाइनमेंट में, उस प्रोग्राम्स मार्कशीट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के अंदर आपको देखो सभी टाइप के जितने भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं वो सब के सब इफ एल्स स्टेटमेंट इसमें यूज़ हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपका लैडर इफ एल्स भी यूज़ हो जाएगा, इस प्रोग्राम में मल्टीपल इफ भी यूज़ हो जाएगा, नेस्टेड भी हो जाएगा। मतलब ये एक प्रोग्राम ना बोल के आप इसको एक शॉर्ट प्रोजेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ये शॉर्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक मिनी प्रोजेक्ट है। जैसे आप लोग मार्कशीट आपको आता है ना, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, तो ऑनलाइन रिजल्ट में आपको पूरे मार्क्स रहते हैं। ठीक है, जैसा भी आपका यदि कहीं पर भी डिस्टिंक्शंस है तो डिस्टिंक्शन से एफिलेट होता है, यदि ग्रेस है तो उसमें आपको ग्रेस मैनेज होता है। तो उस तरीके से हम इसके अंदर पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया, मार्कशीट करके मैंने एक क्लास बना दिया। ठीक है, पहले वेरिएबल्स दे दिया मैंने इसमें। ठीक है, वेरिएबल्स का नाम मैंने कुछ भी दे देता हूँ, इसका नाम मैंने M1 M2। ठीक है, अभी अपन एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी प्रोग्राम को अपन एरे के थ्रू भी देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि विदाउट एरे और विथ एरे क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि डायरेक्टली यदि आप एरे यूज़ कर लोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि एरे की क्या इंपॉर्टेंसी है। आप इस प्रोग्राम को देखो, इसमें हम विदाउट एरे इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, मार्कशीट जैसे मैं अभी 5 सब्जेक्ट ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के डिक्लेरेशन के लिए मुझे 5 वेरिएबल लेना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट के नेम के लिए भी मुझे कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब यूजर्स इनपुट हमें किसके थ्रू मैनेज करना है? स्कैनर क्लास के थ्रू। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ले लिया अपन ने। नाउ वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे अपन लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट के लिए यहाँ पे दे दिया कैलसी मार्क्स, कैलकुलेट मार्क्स। यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट करा लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर सब्जेक्ट नेम, आपको सब्जेक्ट का नाम, एंड मार्क्स। ठीक है, एंटर सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, आपको पहला मतलब सब्जेक्ट का नाम और उसका मार्क्स एंटर करना है। तो मार्क्स पहले सब्जेक्ट के नेम के लिए क्या होगा? S1, क्योंकि अपन पहले सब्जेक्ट का नाम आपको पता है, इसके लिए क्या होगा? नेक्स्ट। और M1 इक्वल्स टू क्या जाएगा? नेक्स्ट इंट। ठीक है, SC यहाँ पर क्या है? इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो जो भी आपका यूज़र इनपुट होता है वो टेम्परेली होल्ड कहाँ पर होता है? स्कैनर ऑब्जेक्ट में होता है, और उसको हम टाइप कास्टिंग करके अलग अलग फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। यदि अपन ने SC डॉट नेक्स्ट लिखा, मतलब अपन स्ट्रिंग फॉर्म में ला रहे हैं। यदि अपन ने SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखा, देयर मीनिंग इज दैट हम उसको इंटीजर फॉर्म में मैनेज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक सुपर क्लास है और उसके अंदर जो डाटा होता है वो कॉमन टाइप का हो जाता है। आफ्टर दैट अगेन अब मुझे इसी लाइन को नेक्स्ट करना है। एंटर सेकेंड सब्जेक्ट, एंटर सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स S2, और मैंने M2 कर दिया। फिर अगेन एंटर सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, इसको मैंने S3 और M3 कर दिया। फिर एंटर सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, इसको मैंने S4 कर दिया और इसको मैंने M4 कर दिया। फिर एंटर सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, इसको मैंने S5 कर दिया और इसको मैंने M5 कर दिया। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिस वेरिएबल का नाम है इंट C इक्वल्स टू 0, काउंटर इसका नाम दे दिया इंट C इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इफ़ M1 लेस देन 33, तो यहाँ पे क्या जाएगा? C प्लस प्लस। इफ़ M2 लेस देन 33, तो फिर क्या जाएगा इसके अंदर? C प्लस प्लस। इफ़ M3 लेस देन 33, देन क्या जाएगा इसमें? C प्लस प्लस। इफ़ M4 लेस देन 33, फिर क्या जाएगा इसमें? C प्लस प्लस। फिर इफ़ M5 लेस देन 33,
यहाँ पे जाएगा C++। लेकिन इसके पहले अपन एक कंडीशन और देखेंगे कि जो सब्जेक्ट का मार्क्स है वो 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से 100। तो वो वाली कंडीशन सबसे पहले लगाओ। 0 से 100 वाली कंडीशन देखो, ऐसा लगा रहा हूँ मैं, M1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो सब 0 से लेकर के 100 के बीच में होंगे। M1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड M1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये पता है, इसका मतलब क्या होता है, 0 से 100 के बीच में होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट का होना चाहिए। इसलिए मुझे अगेन फिर से वही मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया M2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड M2 लेस देन इक्वल्स टू 100। अगेन मैंने यहाँ पे डबल M% लगाया, फिर यहाँ पे दे दिया मैंने M3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे M3 लेस देन इक्वल्स टू 100। फिर यहाँ पे मैंने डबल M% लगाया और फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया M4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और M4 लेस देन इक्वल्स टू 100। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया और यहाँ पे आ गया M5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड M5 लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, मैंने ये पूरे कंडीशंस मैनेज कर लिया। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट की का मार्क्स 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सब्जेक्ट का मार्क्स 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स भी 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स भी 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स भी 0 से 100 के बीच में होना चाहिए और पांचवें सब्जेक्ट का मार्क्स भी 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपका ये जो बिजनेस कोड है, जो लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये लॉजिक आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, दिस लॉजिक विल नॉट वर्क। ओके, इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। इसका एल्स स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसका एल्स स्टेटमेंट अपन ने दे दिया। एल्स में क्या दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, मतलब एक एक करके कंडीशन, मतलब मैंने पहला कंडीशन लगाया कि मार्क्स 0 से 100 के बीच में होना। यहाँ पे लिख दो इनवैलिड मार्क्स। आपका जो मार्क्स है वो क्या है, इनवैलिड मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर मैंने C इक्वल्स टू 0 क्यों लिया? देयर मीनिंग इज दैट कि पहले मुझे ये डिफरेंशिएट करना है कि स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट के मार्क्स ऐसे हैं जो 33 से कम है, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीपल इफ लगाया, 5 इफ लगा दिया। यहाँ पर यदि पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स 33 से कम होंगे, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दो सब्जेक्ट के मार्क्स यदि 33 से कम है तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक सब्जेक्ट का मार्क्स यदि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यदि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो उस केस में C की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो आपको ये लॉजिक लगाना है, इफ C इक्वल्स टू 0, यदि C की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, देयर मीनिंग इज दैट कि सामने वाला जो स्टूडेंट्स है वो पास है। एल्स इफ C इक्वल्स टू 1, यदि C की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पर अपन क्या दे सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अभी मैं सब्जेक्ट का नाम डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल लॉजिक मैनेज कर रहा हूँ। ट्राई अगेन, यू आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यू आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। और यदि इसकी वैल्यू क्या होगी, एल्स एक कंडीशन लगा दिया, यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉरी यू हैव फेल्ड। ठीक है, ये अपन ने इसमें कंडीशन लगा दिया। ओके, तो C की वैल्यू यदि 1 है, मतलब देयर मीनिंग इज दैट एक ही सब्जेक्ट में 33 से कम है, तो क्या हो सकता है, वो सप्लीमेंट्री हो सकता है। और यदि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में यदि 33 से कम है तो क्या हो सकता है, वो फेल हो सकता है। और यदि एक ही सब्जेक्ट, यदि 0 की वैल्यू है, देयर मीनिंग इज दैट कि वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने एक कंडीशन और देखा था, यदि आपको याद होगा कि यदि किसी का मार्क्स 28 है, 28 से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब, और तब भी वो क्या होगा, उसको 5 मार्क्स 5 का ग्रेस दे करके अपन उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन पास बाय ग्रेस। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, इंट जी करके एक वेरिएबल ले लिया अपन ने। जावा का यही एडवांटेज है कि आप वेरिएबल जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ सकती है वहाँ ले सकते हो। ठीक है, या जी नहीं, इसका नाम दे दिया अपन ने मार्क्स। क्या दे दिया, मार्क दे दिया। अब एक मार्क वेरिएबल है, देखो मार्क वेरिएबल में अपन ने क्या असाइन कर दिया, M1 की वैल्यू अपन ने मार्क वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, मतलब इसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं भाई मार्क, क्योंकि एक में होगा अपन को कौन सा केस, देखो मार्क में अपन ने M2, तो मार्क में यदि सपोज दैट आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्च करो जिसमें एक सब्जेक्ट के अंदर वो सप्लीमेंट्री है, तो हम उस सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसको अपन मार्क वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यदि सप्लीमेंट्री है तो मतलब C की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो अपन क्या करेंगे,
कि अपन को उसका मार्क्स भी चाहिए ना जिसमें सप्लीमेंट्री है, तब तो अपन ग्रेस समझ में आ सकता है आपका ग्रेस देना है कि नहीं देना है। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया, किसी भी नाम से ले सकते हो, m3 की वैल्यू भी अपन इस मार्क के अंदर जाकर के स्टोर कर दिया, m4 की वैल्यू मार्क के अंदर अपन ने इस m4 की वैल्यू भी जाकर के स्टोर कर दिया, और इस मार्क वेरिएबल के अंदर अपन ने, ठीक है, तो ये जो मार्क वेरिएबल मैंने लिया है इट्स जस्ट यूज टू होल्ड द मार्क्स, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि मार्क्स को होल्ड कर रहा है, करेक्ट। और अब जाकर के आप देखो सप्लीमेंट्री केस में अब यहाँ पर जाकर के आप एक कंडीशन और लगा सकते हो पास की कंडीशन में कि एंड या और लिख दो, और c इक्वल्स टू 1, यदि c इक्वल्स टू 1 है एंड मार्क ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28 है, यदि मार्क की वैल्यू 28 से ज़्यादा है, c की वैल्यू यदि 1 है और मार्क की वैल्यू ग्रेटर देन 28 है, यदि ये दोनों ये कंडीशन भी यदि सेटिस्फाई होता है तब भी सामने वाला क्या होगा, पास होगा। तो पास दो कंडीशन में हो सकता है, ये कि c की वैल्यू 0 कब होगी, जब सभी सब्जेक्ट के मार्क्स 33 से ज़्यादा होंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि c की वैल्यू 1 है, मतलब फॉर एग्जांपल सामने वाला यदि एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है लेकिन उसके मार्क की वैल्यू 28 से ज़्यादा है, तब भी क्या होगा, वो पास होगा, तब भी वो क्या होगा, पास होगा, पास बाय ग्रेस होगा, लेकिन पास ही माना जाएगा ना वो, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आप लगा दो। और यहाँ पर अब एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लो, फ्लोट res, और रिजल्ट कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 और डिवाइड बाय, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डिवाइड बाय 5, ठीक है। फ्लोट res यहाँ पे एक वेरिएबल अपन ने ले लिया, चाहो तो आप इस वेरिएबल को ऐसा भी ले लो, और यहाँ पर भी कंडीशन लगाओगे, इफ c इक्वल्स टू 0, तो ये वाला लॉजिक लगेगा इसमें, यदि c इक्वल्स टू 0 होगा तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, और यदि c इक्वल्स टू यदि 1 होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस, और जो भी उसका पर्टिकुलर 33 माइनस मार्क, जो भी मार्क, जैसे उसने 30 नंबर पाया तो उसको ग्रेस कितने का देना है अपने को, 33 से कम के लिए देना है। जैसे 28 नंबर पाया तो 5 का ब्रेक, तो वो भी क्या होगा, उसके मार्क्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाय 5 करना, ये लॉजिक है। तो यदि c की वैल्यू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको उसका रिजल्ट निकालना है तो res के अंदर आप डायरेक्टली इस टाइप से असाइन कर दो, लेकिन यदि c की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, तो इस केस में आपको इस तरीके से 33 माइनस मार्क भी जाकर के क्या होगा, उसके डिविजन्स में जाकर के ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल m5 की वैल्यू उसकी 28 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 5 मार्क्स तो देना ही पड़ेगा ना उसको, ठीक है। ग्रेस वाले का मार्क्स भी क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करना। ग्रेस वाले का मार्क्स कैसे ऐड होगा, जैसे मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 29, तो उसको ग्रेस कितने का मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, तो वो 4 नंबर भी क्या होगा, उसके डिविजन्स में या उसके परसेंटेज में ऐड होगा कि नहीं होगा, वो 4 नंबर भी तो ऐड होगा, इसलिए अपन ने ऐसा किया। और इसके बाद अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ res ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 एंड res लेस देन 45, तो क्या आ जाएगा, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे जाएगा पास विथ थर्ड डिवीजन। कैसे पास हुआ ये सामने वाला, थर्ड डिवीजन से पास हुआ। सर मार्कशीट में नहीं बताएंगे कितने नंबर का ग्रेस मिला, बताएंगे ना, रुक तो जाओ। एल्स इफ, लेकिन वो ग्रेस आपके परसेंटेज में ऐड होता है, ठीक है, नहीं होगा तो फेल नहीं हो जाएगा वो। res लेस देन 60, यदि res की वैल्यू क्या होगी, 60 से कम होगी, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 45 होगी तभी तो वो यहाँ आएगा। तो अब आपको ऐसा कंडीशन नहीं लगाना है कि res ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 60, क्योंकि ग्रेटर देन 45 होगा तभी तो एलसीफ में आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ों पे आपको पूरा फोकस करना है, हाँ, अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्टिमाइज प्रोग्राम, पास विथ सेकेंड डिवीजन। फिर यहाँ पर एक कंडीशन और लगाओगे, एल्स इफ, एल्स लगा दो, एल्स में क्या आ जाएगा, पास विथ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, ये आ गया। इतना क्लियर हुआ पहले, ठीक है। ये प्रोग्राम से इस तरीके से हमने क्या किया, मैनिपुलेट किया। अब यदि वो ग्रेस है तो ग्रेस के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, मतलब यहाँ पर अपन ने सिंपल अपन ने कंडीशन लगाया, res मतलब जो res के अंदर वैल्यू आ रही है, क्योंकि डिवाइड बाय 5 करोगे। अब पहले ये प्रोग्राम इतना चला लो, देखो पूरा प्रोग्राम ऐसा नहीं पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद ही चलाओ, इतना बन गया। अब इस प्रोग्राम को एक बार आप क्या कर सकते हो, इसकी टेस्टिंग कर लो, क्या कर लो, इसकी टेस्टिंग कर लो, इसको चला करके आप इस प्रोग्राम को देख लो। कैसे मैनेज करूँगा, देखो इसके लिए मैंने एक नया क्लास बनाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेन मेथड आपकी अलग रहती है,
क्लास मार्क्स मेन, फिर यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ पे मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग args। क्या नाम है क्लास का? नाम क्या है अपना? मार्कशीट। क्लास का जो भी नाम है, जैसे मार्कशीट है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? मार्कशीट obj इक्वल्स टू न्यू मार्कशीट, और obj डॉट मेथड का नाम क्या है? व्हाट इज द मेथड नेम? कैल्सी मार्क्स। क्या है? कैल्सी मार्क्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे? obj कैल्सी मार्क्स। ये मेथड आपको यूज करना है। नाउ वी कैन सेव दिस प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम को अब सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपना फोल्डर क्या था? जावा प्रोजेक्ट। मार्क्स मेन डॉट ये ना, मार्क्स मेन डॉट। ठीक है, अब इसको अपन कंपाइल कर लेंगे। मार्क्स मेन डॉट मार्क्स मेन डॉट जावा, ये हो गया कंपाइल। फिर यहाँ पे आएगा जावा और यहाँ पे क्या जाएगा? मार्क्स और मेन। एंटर सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स। मैंने दे दिया फिजिक्स, इसका मार्क्स कितना दे दिया मैंने? 45। फिर मैंने दे दिया केमिस्ट्री, पूरे टेस्टिंग आप कर लो, मैंने दे दिया 200। फिर मैथ्स मैंने दे दिया 98। फिर इंग्लिश फिर मैंने दे दिया 45। फिर हिंदी मैंने दे दिया 78। बताओ क्या आएगा? इनवैलिड मार्क्स आना चाहिए, मीन्स करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना सभी सब्जेक्ट के मार्क्स क्या होना चाहिए? 0 से 100। तो पहला अपना केस जो टेस्ट केस है वो क्या हो गया? आपका चेक हो गया। तो डेवलपर्स को या टेस्टर्स भी बनना पड़ता है। आप ये टेस्टिंग कर रहे हो, पहला टेस्ट अपन ने क्या किया? फॉलो कर लिया, इट्स करेक्ट। अब दूसरा मैंने यहाँ पे दे दिया 45, केमिस्ट्री में 45, मैथ्स में 45, इंग्लिश में 45। ठीक है, चेक करने के लिए, जिससे अपने को पता चल जाएगा 45। ठीक है, तो पास विथ सेकेंड डिवीजन, क्योंकि सब में 45 है, सीधी सी बात है क्या होगा? सब में बिल्कुल 45 है, 45 बिल्कुल बाउंड्री है। ठीक है, किसकी? सेकेंड डिवीजन की। तो क्या है? पास विथ सेकेंड डिवीजन। मतलब अपने सेकेंड डिवीजन क्या कर लिया? इसको टेस्ट कर लिया। ऐसे आप 30, 30, 33 दे करके थर्ड डिवीजन भी टेस्ट कर सकते हो। 60, 60, 60 दे करके फर्स्ट डिवीजन भी सेट। तो इस तरीके के इनपुट से आप टेस्ट कर सकते हो। अब अपन को ग्रेस वाला यदि है तो वो चेक करना। मैंने यहाँ पे दे दिया 29 नंबर। इसको कितना दे दिया? 29। फिर केमिस्ट्री में दे दिया मैंने 37, फिजिक्स में दे दिया मैंने 89, मैथ्स में दे दिया मैंने 88, और इंग्लिश में दे दिया मैंने 67। ठीक है, पास विथ फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, मतलब वो ग्रेस, क्योंकि पास बाय ग्रेस है, अब उसको अलग से अपन लिख देंगे कि भाई इसको क्या है? ग्रेस भी है, और ग्रेस सब्जेक्ट अपन इसके अंदर मैनेज कर देंगे। करेक्ट। अब यदि फेल का करना है मुझे, ठीक है, मैं शॉर्ट कोड यूज़ कर देता हूँ, पी मतलब फिजिक्स समझ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया इसका 23, केमिस्ट्री मैंने दे दिया 22, 21 दे दिया, मैथ्स इसको दे दिया मैंने 56, फिर इंग्लिश मैंने दे दिया इसको 55, फिर हिंदी मैंने इसको दे दिया 67। सॉरी, यू हैव फेल्ड। करेक्ट। तो ये सभी टाइप के अंदर करेक्शन में चल रहा है। ये इस तरीके से हमने क्या किया? इस प्रोग्राम की पूरी टेस्टिंग कर ली। बस ये है कि जब ग्रेस के थ्रू पास हो रहा है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए? पास बाय ग्रेस आना चाहिए। तो वहाँ पे आप एक कंडीशन और लगा दो कि इफ c इक्वल्स टू 1, सी की वैल्यू यदि 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
who are pass by grace and grace marks is marks नहीं mark is ग्रेस की कितनी मार्क्स है इसकी यहाँ पे लगा दो 33 माइनस और मार्क अपन ने एक वेरिएबल लिया है तो जो मार्क होगा वो बता देगा कि आप यू आर पास बाय ग्रेस एंड ग्रेस मार्क इज। ठीक है, इसको नोट करके इस पर सर अटेंशन दे दो। ठीक है, इसका अलग से अटेंशन, अलग ऐसा लिखा नहीं रहता है बट आप यहाँ पे दे दो जिससे अपन समझने के लिए। फिजिक्स इसमें दे दिया अपन ने 29, केमिस्ट्री 45, मैथ्स 56, इंग्लिश 89, हिंदी 55। पास विद सेकेंड डिवीजन, यू आर पास बाय ग्रेस एंड ग्रेस मार्क्स इज 4। ठीक है, आप ग्रेस से पास हैं और आपका जो ग्रेस मार्क्स है वो कितना है 4 नंबर आपको ग्रेस, क्योंकि 33 माइनस 29 करोगे 4, 28 करोगे 5। ठीक है, और सीधी सी बात है कि इसके अंदर अपन ने पहले ही कंडीशन लगा के रखा है कि ग्रेस में वही बंदा जाएगा जिसका सी की वैल्यू 1 होगी और मार्क की वैल्यू 28 या 28 से ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, यदि कम वाला है तो वो जा ही नहीं सकता। अब बात रही सब्जेक्ट की नेम की कि भाई किस सब्जेक्ट के में ग्रेस है, वो किस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है, किस सब्जेक्ट में फेल है। तो इसके लिए देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे आप स्ट्रिंग एक SUB सब्जेक्ट नाम से एक स्ट्रिंग ले लो, इसको ब्लैंक असाइन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो सब्जेक्ट प्लस इक्वस टू S1 प्लस इक्वस टू ब्लैंक। ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना, सब्जेक्ट इक्वस टू सब्जेक्ट प्लस S1। ठीक है, इसको अपन यदि देखें तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जाओ सब्जेक्ट इक्वस टू सब्जेक्ट प्लस S1 प्लस ब्लैंक। इसी को शॉर्टकट में अपन कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो बात एक ही है, मतलब सब्जेक्ट एक वेरिएबल है, उस सब्जेक्ट में जो भी S1 है, क्योंकि अपन ने सब्जेक्ट का नाम किसमें लिया है S1 S2 S3 S4 S5, ऐसे अपन सेकेंड में जाएंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस इक्वस टू S2 प्लस, और ये डबल कोट क्यों लगा रहे हैं, स्पेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो 3 सब्जेक्ट में फेल है तो हर एक सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए, इसलिए मैंने ये लगाया। फिर तीसरा सब्जेक्ट प्लस इक्वस टू S3 प्लस डबल कोड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इक्वस टू S4 प्लस यहाँ पे डबल कोड, फिर सब्जेक्ट प्लस इक्वस टू S5 प्लस और यहाँ पे डबल कोड, ये आ गया। सब्जेक्ट का नाम ही आएगा इसमें। ठीक है, नाम दे दोगे तो हार्ड कोड हो जाएगा। पास विद थर्ड डिवीजन, ठीक है, पास में अपने को नहीं दिखाना है, अपने किस में दिखाना है, पास विद फर्स्ट डिवीजन, नोट यू आर पास बाय ग्रेस एंड ग्रेस मार्क्स इज ये, और यहाँ पर दिखा दो ग्रेस सब्जेक्ट इज। आप यदि सब्जेक्ट नाम देना चाहते हो तो ठीक है वो भी दे सकते हो, लेकिन वो हार्ड कोड हो जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फ्री हो, कोई भी 5 सब्जेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, क्या प्रिंट कर देंगे अपन यहाँ पे सब्जेक्ट। यदि आपका हार्ड कोड होता तो उस केस में आप यहाँ पे डबल कोड में फिर वापस से आपको क्या लिखना पड़ता, फिजिक्स लिखना पड़ता, फिर वापस से क्या लिखना पड़ता, केमिस्ट्री लिखना पड़ता। ठीक है, और यदि हार्ड कोड नहीं है तो आप यहाँ पे वेरिएबल अपन ने ले लिया, यहाँ पे दे दिया अपन ने, भाई ग्रेस सब्जेक्ट किस में है, सब्जेक्ट में। फेल ट्राई अगेन यू आर सप्लीमेंट्री इन, कौन से सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम। सॉरी यू हैव फेल्ड, आप फेल्ड हैं किसमें, इन, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में आप फेल। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें सब्जेक्ट का नाम भी आपको विजुअल हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं प्रोग्राम बनाते भी जा रहा हूँ, उसको कंपाइल करके भी देख रहा हूँ। तो बड़े प्रोग्राम इसी ट्रिक से बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पूरा लिख दिया फिर कंपाइल करो। जितना बनाते जाओ उतना चला के देखो, जितना बनाते जाओ उतना चला के देखो। ठीक है, दिस इज द वर्क। एंटर सब्जेक्ट नेम मैंने दे दिया, इसमें P मतलब फिजिक्स दे दिया, इसमें दे दिया मैंने 32, केमिस्ट्री 23, मैथ्स 34। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश मैंने दे दिया 12, और यहाँ पे दे दिया मैंने हिंदी, यहाँ पे दे दिया मैंने 24। सर यू हैव फेल्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी, आ गया PCEH, आ गया आउटपुट आपका कि आप इसी सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। यदि आपको ग्रेस वाला मैनेज करना है तो दे दिया मैंने 20, यहाँ पे दे दिया 30, केमिस्ट्री यहाँ पे दे दिया 56, मैथ्स यहाँ पे दे दिया 67,
हिंदी यहाँ पे दे दिया मैंने 78, इंग्लिश यहाँ पे दे दिया मैंने 67, ठीक है। 30 ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पास विथ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। यू आर पास बाय ग्रेस एंड ग्रेस मार्क इज 3, ग्रेस सब्जेक्ट इज फिजिक्स, बता दिया पूरा कि आप पास हैं ग्रेस से, लेकिन ग्रेस मार्क्स कितना है आपका 3 है, क्योंकि 30 है, 30 में 3 ग्रेस मार्क्स है, और ग्रेस सब्जेक्ट क्या है आपका फिजिक्स। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके। अब यदि आपको डिस्टिंक्शंस भी मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, डिस्टिंक्शंस मैनेज करना है, तो डिस्टिंक्शंस के लिए आप एक अलग से स्ट्रिंग यहाँ ले लो, स्ट्रिंग dist इक्वल्स टू ब्लैंक, और यहाँ पे कंडीशन लगा दो इफ m1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, यहाँ पे क्या आ जाएगा dist प्लस इक्वल्स टू s1 प्लस ब्लैंक। भाई m1 मतलब पहले सब्जेक्ट की वैल्यू यदि 75 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टिंक्शंस में आ जाएगा। ऐसे आपको दूसरे सब्जेक्ट की वैल्यू, ऐसे तीसरे की, ऐसे चौथे की, और ऐसे पाँचवें की, इन सभी सब्जेक्ट को हमने क्या किया, मैनिपुलेट कर लिया। m1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, m2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, m3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, m4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, और m5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। और यहाँ पर आकर के हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया। जैसे आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पे कंडीशंस लगाओ, यहाँ पर एक मतलब देखो आप सीधी सी बात है, डिस्टिंक्शंस किसको देना होगा, जो पास होगा। इसलिए अपना ये जो पास वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है आपका इफ, ये किसका है, पास वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर ही आपको डिस्टिंक्शंस का एक रीजन है, यहाँ पे दे दो इफ dist नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब ये जो dist अपन ने लिया है यदि वो ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे दे दो डिस्टिंक्शन सब्जेक्ट नेम इज प्लस dist, दैट्स इट। मैंने दिया इसमें 78, केमिस्ट्री 89, मैथ्स 77, इंग्लिश 78, हिंदी 79, ठीक है। मैंने वहाँ पे चेंज नहीं किया, ठीक है। ये पी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डिस्टिंक्शंस के अंदर मेरे ख्याल सब जगह S1 ही है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर दो, S2, इसको कर दो अपन ने S3, इसको किया अपन ने S4, और इसको क्या कर देंगे अपन S5। ओके क्यों आया ये, क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया। जब भी आपको कोड में कोई भी चेंजेस करना हो, ध्यान रखना ये सब चीज़ें भी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपाइल करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग में पेशेंस कभी भी डाउन मत करना, यदि डाउन हो गया पेशेंस तो कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपके पास बिल्कुल एनर्जी हरदम 100% के मोड में ही होना चाहिए, तब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एक दो एरर आ गया और आप घबरा गए तो यू विल नेवर डू प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। प्रोग्रामिंग के लिए पेशेंस होना, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम घर में प्रोग्राम कर लेंगे, घर में प्रोग्राम चला लेंगे, ये सब आपका दिमाग बोल रहा है किसके लिए, अब कि आप प्रोग्राम नहीं बनाओ, ठीक है। जिसको प्रोग्राम बनाना है ना उसको वो अपने आप मैनेज करेगा, क्योंकि आप प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। और एक कभी भी कोई बड़े प्रोग्राम से उसको आप एक साथ मत सोचो कि आप पाँचों कंडीशन एक साथ आप अपने दिमाग में चला रहे हो, स्टेप बाय स्टेप से। जो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए पहला फोकस आप ये करो कि आपका पहला कंडीशन क्या है कि मार्क्स 0 से 100 के बीच में, तो पहला दिमाग आप पहले उसमें लगाओ। फिर जब ये कंडीशन हो जाए फिर दूसरा कंडीशन लगाओ, फिर दूसरे के बाद तीसरा लगाओ, तीसरे के बाद चौथा लगाओ, तब जाकर के आपका पूरा प्रोग्राम परफेक्टली बन सकता है। और यदि आपने इस प्रोग्राम को बना लिया तो आप इफ एल्स के किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हो, क्योंकि इस प्रोग्राम में सभी टाइप के कंडीशंस क्या हैं, इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो यदि आप जावा सीख रहे हैं तो देयर मीनिंग इज दैट कि आपको जावा जैसे ही प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं वापस से आपको रिकॉल कर रहा हूँ, मैं भी आपको जावा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से पढ़ा सकता था, बट देयर रीजन इज दैट कि आपको एक्चुअल जो लॉजिकल अप्रोच है वो इफ एल्स, लूप और एरे के थ्रू ही मिलता है। यदि आपका ये लॉजिक क्लियर नहीं है तो जीवन भर आप प्रोग्रामर कभी अच्छे से नहीं बन सकते, ठीक है।